चलिए, तो अभी स्टूडेंट आप सभी को पता ही है, जैसे अपन ने प्लानिंग से चल रहे 13-14 तारीख को आपने कितने चैप्टर कंप्लीट किए? लगभग 5 चैप्टर की प्लानिंग थी अपनी। प्लानिंग तो वैसे 4 चैप्टर की थी, पर मैंने आपको बोला था एडवांस चलना है आपको, तो एक चैप्टर आप प्लस में चल रहे हैं। फिर भी मैं उसी चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, 5वें चैप्टर का और एक 6ठे चैप्टर, मतलब प्लानिंग पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 2 में जैसे देखो ध्यान से, आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया, ध्यान से देखना मेरी बात को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पार्ट आपने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन पार्ट। एक आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बोलो रे। एक आपने एक और कौन सा चैप्टर पढ़ा? DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो कहने का मतलब है ये चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो, डेट थी अपनी 13 और 14 जो बीत चुकी, पर मैंने आपको बोला था कि एडवांस में चलोगे तो 15 तारीख के दिन आपको पढ़ना था कौन सा चैप्टर? एक तो पढ़ना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर पढ़ना था? एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना था और एक आपको पढ़ना था केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, ये 2 चैप्टर आज आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा। अभी भी इन 4 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, क्लियर कर लेना। हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे के चैप्टर पढ़ लेते हैं और पीछे के कंप्लीट नहीं होते हैं, तो फिर आगे के चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला जैसा आप सोच रहे हो। इसलिए आपको टारगेट ये बनाना है कि अगर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन चैप्टर में नंबर नहीं कटने चाहिए, तो इस जाके प्लस में रहोगे। मैंने आपको बोला था डेस्क वर्क कंप्लीट कर लेना, आई होप आपने कर ली होगी। अभी मैं कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब अपन प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको 3 भागों में बांटना, जैसा कि सभी को पता है क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें अपन डीपली चले जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको 3 भाग में बांटना है, यहां पर बनाते हैं। पहला भाग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद आपको बांटना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद में आपको बांटना है कोलराउश। कौन सा? कोलराउश रूल। कौन सा रूल? कोलराउश। तो ये 3 भागों में बांटना चैप्टर को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वापस आपको पढ़ना क्या है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेना। बहुत सी बार हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर जनरल क्वेश्चन हमें नहीं आता। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? एक ही तत्व होता है, एक ही तत्व है, एक ही अभिक्रिया में अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है, तो वो इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे Zn, ये इलेक्ट्रोड सिंबल है, और Zn2+, एक ही तत्व है और 2 अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लेना। दूसरा आपको पढ़ना SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद करके चले जाना, इसका चित्र भी बना लेना। इसका बहुत सी बार मैंने देखा हुआ है एग्जाम में चित्र पूछ लेता, डायग्राम पूछ लेता। अब इसमें होता क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ध्यान से देखना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने शायद कल ही आपको एग्जाम में दिया था, जब मैंने रात को एग्जाम लिया था आपका। मैंने कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है? 0.0। समझ में आ रहा है सभी के? एक और होता है, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड कौन सी चीज स्टैंडर्ड रहती है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना रहता है? 1m। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 1m। कंसंट्रेशन फिक्स है, इसलिए स्टैंडर्ड है, मानक है। समझ में आ रहा? तीसरा पॉइंट कौन सा है? प्रेशर कितना रहेगा? 1 बार। कितना प्रेशर रहेगा? ये तीनों चीजें फिक्स हैं, तब जाके हाइड्रोजन का विभव कितना निकलता है? 0.0 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में एग्जामिनर अबसदम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालते समय तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सांद्रता कितनी रहती है? 1m। प्रेशर कितना रहता है? 1 बार। तब जाके हाइड्रोजन का विभव कितना निकलता है? 0.0 वोल्ट। याद कर लेना। एक और प्रश्न पूछता है इसका डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाओगे? एक प्लेटिनियम की छड़ ले लेना इस तरीके से, यहां पर आपको सॉल्यूशन भर देना किसका? जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन हो। तो किसका भरेंगे? HCl का। किसका भरेंगे? यहां पर एक
इस तरीके से डायग्राम बनाना, ऊपर से एक तार दे देना, यहां पर एक हल्का सा इस तरीके से होल बनाना, यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन गैस। इस विलियन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 बार। इस विलियन का तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 1 बार। ये सारी चीजें फिक्स है। ये डायग्राम आपको 1 नंबर का पूछ सकता है, ये पॉइंट आपको 1 नंबर में या आधे नंबर में पूछ सकता है। तो आपको पढ़ना क्या? एसएचई पढ़ लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ईएमएफ निकालने का सूत्र। किसका सूत्र? ईएमएफ। ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे तो ऐसा इजी क्वेश्चन है, पर क्या पता इजी क्वेश्चन में इजी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पूछ ले। आप तो बड़ा बड़ा पढ़ के जा रहे हैं और वो बोले कि भाई विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र बताओ, तो आंसर आएगा क्या आपका? सूत्र होता क्या है? ई स्टैंडर्ड। याद कर लेना, ईएमएफ निकालने का सूत्र ई स्टैंडर्ड। कैथोड, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? एनोड को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? एनोड को। ये बस इस तरीके का फॉर्मूला। हमेशा ईएमएफ किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। हर सेल का पावर प्लस में होता है, माइनस वाली सेल का कोई पावर होता है? समझ में आ रहा है? ईएमएफ किस में कैलकुलेट होगा? प्लस में कैलकुलेट होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस में है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताएगा। माइनस मतलब ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो ना? और अगर प्लस हो तो रिडक्शन। ये भी पॉइंट याद कर लेना, ये भी याद करने वाली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक आता है नर्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आती है? नर्स इक्वेशन। याद करके जाना भैया, नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? नर्स इक्वेशन। आप में से कितने स्टूडेंट है जिन्हें नर्स इक्वेशन याद है? अच्छा, कब यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कब यूज करते हैं। तो अमानक सेल का विद्युत वाहक, ये भी अब सदों में पूछा जा सकता है। नर्स इक्वेशन का प्रयोग कब किया जाता है? जब मानक सेल ना होके सेल कैसी हो? अमानक सेल हो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तब ईएमएफ इस फॉर्मूले से नहीं निकलता है। तो फिर किस फॉर्मूले से निकलता है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था नर्स, तो उसने एक समीकरण दे दी जिसका नाम क्या हुआ? नर्स इक्वेशन। याद कर लेना नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन ई नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, बोलो 2.303 अपॉन एन एफ log 10Q। ये वाला फॉर्मूला किसका है? किसका फॉर्मूला है? नर्स इक्वेशन का। किसका फॉर्मूला है ये? नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन आपको कम से कम याद होनी चाहिए। हो सकता है नर्स इक्वेशन का सीधा प्रश्न आ जाए, बोले कि नर्स इक्वेशन लिखिए, आधे नंबर है। या फिर निम्नलिखित में से नर्स इक्वेशन कौन सी है? 4 ऑप्शन आगे, तो किस पे क्लिक करना है? इस पे। ये है। अब देखो ध्यान से, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, ध्यान से देख लेना। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसी को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, Zn2 प्लस सोल्ट ब्रिज सिंबल Cu2 प्लस Cu, कुछ वैल्यू लिखी हुई है जो मैं आपको बता देता हूं। वैल्यू आ रही है 0.01 और 0.1, 0.01 एंड 0.1। अब आपको ध्यान से समझना है हो क्या रहा है इसमें। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, है? क्या 0 पॉइंट? अरे मैंने तो 0.01 लिखा, 0.01 लिखा। अच्छा यहां पर 2 पॉइंट। अच्छा स्कोर सोल्व कर रहे हैं log 10 बेस बनाने के लिए 0.059, ये भी है। आप उसको log को और क्लियर करेंगे बेस 10 लाने के लिए। यहां नर्स इक्वेशन ये ई नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, भाई मैंने सोचा ये तो कंसंट्रेशन है, कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। नर्स इक्वेशन स्टार्टिंग होती है 2.303, उसको जब log 10 में कन्वर्ट करते हैं, log को किस में बदलते हैं? log का बेस 10 करने के लिए ये सॉर्ट आउट करते हैं तो 0.0591 ऐसे करके इक्वेशन आ जाती है। तब जाके फेराडे कांस्टेंट भी आपका हट जाता है। कौन सी चीज हट जाती है? फेराडे कांस्टेंट भी हट जाता है। सीधी सी बात है, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कौन सी आएगी? ये। तो नर्स इक्वेशन के 2 फॉर्मेट है,
ये वाला फॉर्मेट भी नर्स इक्वेशन का, जब सॉर्ट आउट करेंगे ना अपन, जब सॉर्ट आउट करेंगे तब जाके ये वाला इक्वेशन आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये अपडेट है, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सोल्व करना है। किसमें सोल्व करना है? अब ध्यान से सुन लेना, ये वाला अगर इक्वेशन लिखी हुई आ जाए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये न्यूमेरिकल के लिए ही इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन। वो आपसे पूछेगा क्या, ध्यान से देखना। यहां पर देखते पहले आपको पता चल रहा है कि जो कंसंट्रेशन 1m था वो डिस्टर्ब हो चुका है। कितना हो चुका है? 0.01 और 0.1। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो आदर्श होता, पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्टरबेंस है। इस डिस्टरबेंस में अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो किस फॉर्मूले से निकालोगे? किस फॉर्मूले से निकालोगे भाई? नर्स इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? नर्स इक्वेशन। यहां पर ई स्टैंडर्ड की वैल्यू आपको दे रखा होगा, एक अध्यापक दे रखा होगा, जैसे इस प्रश्न में दे रखी है। ई स्टैंडर्ड की वैल्यू अगर अपन बात करें तो 0.34। कितनी वैल्यू दे रखी है? 0.34। ध्यान समझ रहे हो? फिर आगे आप लिखोगे क्या? 0.059 अपॉन एन की वैल्यू। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किस में काम आ रहे हैं? रिएक्शन में काम आ रहे हैं। और इस रिएक्शन में कौन काम आ रहा है? Zn किस में बदल रहा है? Zn2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 प्लस किस में बदल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल रहा है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजेक्शन हो रहा है? 2 का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब बात करते हैं log 10 का बेस। log 10 इजिकल टू 1 होता है। अब अपन सीधी बात कर रहे हैं किसकी? Q की। Q की वैल्यू कितनी आएगी? तो Q की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? Q की वैल्यू कौन काम आएगा? ये काम नहीं आएगा। केवल कौन काम आएगा? जिसके ऊपर आयन है। तो एक तो जिंक काम आएगा और एक कॉपर काम आएगा। फॉर्मूला होता है क्या? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1। 0.01। ये वाली वैल्यू आपको सीधी कहां पर लिख देनी? यहां पर लिख देनी, इंटू 0.1 अपॉन 0.01। ये वाला अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी? ई स्टैंडर्ड, मतलब ई नॉन स्टैंडर्ड। तो ये वाली सेल का, किस वाली सेल का? नॉन स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? नर्स इक्वेशन यूज करो। ये वाला फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। आगे बात समझ। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा? नर्स इक्वेशन पढ़ने के बाद आप सीधे चले जाना, किस पे जाओगे भाई? कौन सा टॉपिक? कमर्शियल सेल। सीधे किस पे चले जाओगे? कमर्शियल सेल पे चले जाओगे। तो कमर्शियल सेल में सबसे पहले कौन सी सेल पढ़ोगे आप? ड्राई सेल। कौन सी सेल पढ़ोगे? अब ड्राई सेल को कैसे पढ़ना है ध्यान से समझ लेना। इसका क्वेश्चन आएगा कौन सा? न्यूमेरिकल, सॉरी, इसका आएगा डायग्राम बनाना और एक इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखना। ये क्वेश्चन आएगा। अगर आप कमर्शियल सेल पे जाओगे, इसके 2-3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। कमर्शियल सेल की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, इन सबको हटा रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आपको ध्यान में रखनी? कमर्शियल सेल। कि कितनी कमर्शियल सेल आपको पढ़नी है। पहली कौन सी कमर्शियल सेल है? ड्राई सेल। कौन सी सेल? दूसरी कौन सी पढ़नी है? लेड स्टोरेज सेल। तीसरी कौन सी पढ़नी है? मर्करी सेल। कौन सी सेल? मर्करी सेल। चौथी कौन सी पढ़नी है? फ्यूल सेल। कौन सी सेल पढ़ोगे? फ्यूल। इन सब के इलेक्ट्रोड याद कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और पूरे नंबर लेके आना है तो किसको याद करोगे? पहले तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड कौन था? बताओ मुझे कौन था? Zn, इलेक्ट्रोड सिंबल Zn2+। एक तो ये इलेक्ट्रोड था। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा था? दूसरा कौन सा था? MnO2, इलेक्ट्रोड सिंबल MnOH। समझ में आ गया? यह आपका पूरा प्रोसीजर था। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यह आपके इलेक्ट्रोड है। अब ध्यान सुनना, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। सीधी सी बात है, Zn किस में बदलेगा? Zn। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। MnO2, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X। O2 का कितना है? -4। X इजिकल टू 0। तो X इजिकल टू कितना हो जाएगा? +4। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। समझ में आया? इसी तरीके से यहां पर Mn का X, OH का कितना होता है? -1। इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का -2 इजिकल टू 0। अब बताओ होगा क्या? X इजिकल टू
3, +4 किस में बदल रहा है? +3 में। तो सीधी सी बात है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। पहली चीज तो ये आपको याद होनी चाहिए, समझ में आया? उसके बाद आपको इसका एक व्यवस्थित डायग्राम बनाना है। डायग्राम इसी का इंपॉर्टेंट है, एक इसका इंपॉर्टेंट है और एक फ्यूल सेल का इंपॉर्टेंट। लेड स्टोरेज और इन दोनों के डायग्राम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। किसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है? फ्यूल सेल और ड्राई सेल। समझ में आ गया? इसमें आप डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले कुछ इस तरीके का कंटेनर रखोगे, इस तरीके का पार्टीशन बनाओगे और इस तरीके के 3 भाग करोगे। कितने भाग करोगे? 3। ये भाग टॉप करोगे और ये वाला भाग बॉटम करोगे। किसका काम करेगा ये? प्लस या माइनस? किसका काम करेगा? प्लस का। और ये माइनस का। किसकी छड़ होगी ये? किसकी छड़ है? ग्रेफाइट की। किसकी छड़ है ये? यहां पर भरा हुआ होगा क्या? MnO2 और कार्बन, और यहां पर भरा हुआ क्या होगा? NH4Cl। कौन सा प्रोडक्ट भरा हुआ होगा? NH4Cl। सारी बात समझ? कुछ इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना है। अब ध्यान से बात समझ लेना, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके माइंड में है तब जाके आप ड्राई सेल को कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर है? दूसरी बात कर रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में कौन होता है भाई? Pb कन्वर्ट टू PbSO4। यहां पर आता है H2SO4 आता है, बीच में सॉल्यूशन कौन सा आता है? H2SO4। वापस PbO2 किस में बदलता है? PbSO4। ध्यान से समझ लेना, क्या इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है? इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसका सीधी सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। PbSO4 का कितना है? x - 2 = 0, x +2। 0 किस में बदल रहा है? +2 में। ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? यहां तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पर अपन बात कर लेते हैं Pb का कितना है? x। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4। x = 0, x = कितना होगा? +4। यहां पर Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। PbOSO4 का, इसको x मानना है। SO4 का कितना होता है? -2 = 0, x +2। +4 किस में बदल रहा है? +2 में बदल रहा है। समझ रहे हो? तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? या रिडक्शन है। बाकी रिएक्शन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाले। एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझ लेना, H2SO4 यूज आएगा। सीधी सी बात है, PbSO4। जब आप रिएक्शन लिखोगे ना, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। याद है कि नहीं है? फर्स्ट हाफ रिएक्शन याद है? यहां Pb है, यहां Pb है, चलो बात समझ गए। पर यहां तो SO4 है ना, यहां पर कोई नहीं। अब H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करोगे? जैसे H2SO4 ऐड किया, समस्या होगी। यहां H2 है, यहां पर नहीं है, तो मतलब 2H प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इस तरीके से, उसी तरीके से वापस सेकंड हाफ रिएक्शन करनी है। सेकंड हाफ रिएक्शन में क्या होगा बताओ फटाफट? PbO2 किस में बदल रहा है? PbSO4 में बदल रहा है। सीधी सी बात है, वापस SO4 की प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें? सीधी सी बात है, यहां पर अपन H2SO4 जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? H2SO4। अब फिर से प्रॉब्लम हुई, यहां पर H2 है और वहां पर नहीं है। पर एक और प्रॉब्लम हो रही है, भारी वाली। कौन सी हो रही है? ऑक्सीजन यहां पर 2 है और वहां पर एक भी नहीं। ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे क्या? 2H2O। जैसे 2H2O लिखा, एक और प्रॉब्लम हो गई, 2 हाइड्रोजन तो हैं और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4। मतलब 2H+ लिखेंगे। और जैसे 2H+ लिखा वैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2H से 2H। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अपन यू की हुई रिएक्शन लिख देंगे। लिखेंगे क्या? P याद कर लो, एक फ्यूल सेल का और एक ड्राई सेल का। दोनों के डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब अपन सीधे जा रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ध्यान रखना, सीधा टॉपिक है फेराडे के रूल। कौन से रूल इंपॉर्टेंट है? फेराडे के रूल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं पता है आपको? रासायनिक सेल को विद्युत सेल में बदलता है, वो विद्युत रासायनिक सेल है। और जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल। पहला फेराडे का नियम, कौन सा नियम है? फेराडे का नियम, W इज प्रोपोर्शनल टू Q। यह नियम है, याद कर लेना। फेराडे का पहला नियम सूत्र पूछ सकता है। फेराडे के पहले नियम को समझिए,
डब्ल्यू का मतलब होता है क्या? मात्रा। मात्रा किसके बराबर होती है भाई? चार्ज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? चार्ज के बराबर होती है। ध्यान से देखना, इसमें अपन प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? एक सिंबल आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कौन सी आएगी? जेड। समझ में आ गया? फेराडे है ना, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अपन बोलेंगे W इज इक्वल टू जेड क्यू। क्यू की वैल्यू वापस किसके बराबर होती है? I इंटू टी। आई क्या है आपकी धारा और टी क्या है आपका उसमें लगने वाला समय। अब अपन इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दे। W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। आपको सबकी वैल्यू दे रखी होगी और एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं, 10 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट में AgNO3 विलयन में से 10.10 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है। सिल्वर का विद्युत तुल्यांक भार ज्ञात कीजिए। Z की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? Z की। देखो इस प्रश्न में आपके पास समय दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 मिनट। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना। 15 इंटू 60। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और वैल्यू आपको दे रखी है धारा की। आई की वैल्यू दे रखी। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। 15 इंटू 60। किसकी वैल्यू नहीं दे रखी है? जेड की वैल्यू नहीं दे रखी। और निकालना क्या है आपको? क्या निकालना है? जेड निकालना है। कौन सी चीज निकालनी है? जेड। एक डब्ल्यू की वैल्यू भी दे रखी है। बताओ कितनी दे रखी है? 10.07। क्वेश्चन समझ रहे हो आप? प्रश्न को समझो। 10 एम्पियर विद्युत धारा, तो किसकी वैल्यू दे रखी है? आई की वैल्यू दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। 15 मिनट तक, मिनट मतलब, और उसका छोटा फॉर्मेट करेंगे तो 15 इंटू 60। समझ में आ गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे ये बोल रहा है 10.10 या फिर 10.07 सिल्वर निक्षेपित करती है, यानी डब्ल्यू की मात्रा भी आपको दे रखी। सारी चीज दे रखी। केवल किसकी चीज निकालनी है? जेड की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सारी वैल्यू दे रखी होगी और आपको उसे एग्जाम में सॉर्ट आउट करना। ये था फेराडे का पहला नियम। एक और नियम आता है फेराडे का, वो भी याद कर लेना। फेराडे का द्वितीय नियम, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। इसमें भी सबकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, 3 की वैल्यू दे रखी होगी और 1 की वैल्यू निकालनी होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने और कहीं उलझने की फालतू जरूरत नहीं। ध्यान से समझ रहे हो? फिर अब सीधे टॉपिक पर चले जाओ। जैसे आप ये वाले टॉपिक पढ़ो, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम, फिर आप चले जाना मोलर चालकता पे। किस पे चले जाओगे? मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। किस पे चले जाओगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले पहला टॉपिक कौन सा पढ़ोगे? कंडक्टिविटी। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? रेजिस्टेंस के। याद है ना? प्रतिरोध के उल्टी होती है। चालकता का मतलब होता है धारा का प्रवाह। अगर बीच में ब्रेकर आएंगे तो धारा का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। तो प्रतिरोध के उल्टी होती है चालकता। और प्रतिरोध की अगर अपन बात करें, सीधी सी बात है, अगर हम प्रतिरोध की बात कर ले तो प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोध में एक तो होता है एरिया और एक होती है लंबाई। प्रतिरोध सीधा समानुपाती होता है किसके? लंबाई के। और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है कि नहीं है? याद है सभी को? तो हमें किसका फॉर्मूला निकालना है? किसका फॉर्मूला? चालकता का। चालकता किसके बराबर होती है? तो मैंने आपको बता दिया किसके बराबर होती है? प्रतिरोध की उल्टी होती है। समझ में आ गया? प्रतिरोध की उल्टी होती है, उसे अपन बोलते क्या है? चालकता। एक और होती है, ध्यान से समझना। अपन को इसके अंदर पढ़ना क्या है? एक तो है कंडक्टिविटी और एक है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। पढ़ना क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और एक अपन को पढ़ना मोलर कंडक्टिविटी। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मोलर कंडक्टिविटी। और एक अपन को पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांक चालकता। एक मोलर चालकता पढ़नी और एक अपन को तुल्यांक चालकता। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है हमें इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। हमें इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो चालकता की यूनिट होगी क्या आपके हिसाब से? प्रतिरोध की यूनिट होती है क्या? ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। तो चालकता की यूनिट क्या होगी? 1/ओम। अगर ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ओम इनवर्स। और इस ओम को एक और नाम से पुकारते हैं महो। किस नाम से पुकारते हैं? और इसका एक और नाम है, वो क्या होता है? सिमंस। कौन सा नाम होता है? ये सब चीजें किसकी हैं?
चालकता की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बस में चालकता की यूनिट बताओ, तो ये तीनों में से कोई भी यूनिट नजर आ जाए, किसकी यूनिट होगी वो? चालकता की। समझ में आ गया? अगली अपन बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत पता है किसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? थोड़ा सा फोकस करो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है क्या? एक तो होती है चालकता और एक होती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब थोड़ा सा बताओ हॉस्टल वालों, थोड़ा सा किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? एक चालकता और एक विशिष्ट चालकता। तो अपन बात करें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूं तो होगी क्या? जब मैं ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं, ध्यान से हटा दो ये सब। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसे कहते हैं कप्पा। बोलते क्या है? ठीक है। इसी कप्पा का दूसरा नाम क्या है? इसी कप्पा का दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट चालकता। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल है। अगर मैं बात करूं मुझे कप्पा की वैल्यू निकालनी तो होगी क्या? आर की वैल्यू आपको पता, आर किसके बराबर होता है? तो मैं लिख देता हूं के इंटू एल अपॉन ए। अगर मैं कप्पा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगी? सी इंटू ए अपॉन एल। उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की यूनिट होती क्या है? ओम। इनवर्स एरिया की, क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स एरिया का। एक मिनट, मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना है? किसका निकालना? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। अरे किसका निकाला जाएगा? एक तो वीक इलेक्ट्रोड का और एक स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस इजीली निकाला जा सकता है, किसकी तुलना में? वीक की। वीक का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस अपन इजीली नहीं निकाल सकते हैं। बहुत इजी टू एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखना। इसका एक ग्राफ अपन बनाएंगे, यहां चालकता बढ़ रही है ना? ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ये चालकता बढ़ रही है। कौन सा टॉपिक बढ़ रहा है? चालकता बढ़ रही। इधर की तरफ अपन जाएंगे और एक इधर की तरफ जाएंगे। इधर की तरफ जाएंगे तो कौन सी चीज बढ़ेगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कौन सा टॉपिक बढ़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इधर की तरफ आएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। ध्यान से समझना। अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो धीरे 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 बढ़ता हुआ यहां पर कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगा। समझ में आया? यहां पर कहीं ना कहीं पर वो क्रॉस कर जाएगा। अगर अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया है तो अनंत अनुताप पर चालकता का मान निकाला जा सकता है। पर अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो ये ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है? कुछ इस तरीके से कर्व बन जाता है। तो हम इसकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए एक वैज्ञानिक आया था, उसका नाम क्या था? कोलराउश। उस कोलराउश ने बोला आप 3 सॉल्यूशन लो और उन 3 सॉल्यूशन की सहायता से अपन किसी एक सॉल्यूशन का अनंत अनुता पर विद्युत चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, उस प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ऐसा किसने बोला? कोलराउश ने बोला था। ये कोलराउश का अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा टॉपिक आ सकता है? न्यूमेरिकल आ सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 3 चीज दे रखी है, 3 सॉल्यूशन उसने दे रखे हैं। तीनों सॉल्यूशन प्रबल विद्युत अपघट्य हैं जिसकी अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात है। तीनों की वैल्यू उसने दे रखी होगी। अब 3 वैल्यू में से आपको तीनों की वैल्यू को प्लस और माइनस करके किसी एक की वैल्यू निकालनी है और वो जो एक होगा वो क्या होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। समझ में आ रहा है सभी के? यानी 3 प्रबल हैं, प्रबल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोलराउश का प्रयोग किया जाता है। कोलराउश ने एक अपना एक अनुप्रयोग दिया था। समझ में आया? तो इस चैप्टर में इतनी बातें जो आपको अच्छे से पढ़नी है। वर्बली एक बार सारा देख लो। पढ़ना क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोड पढ़ लेना। इलेक्ट्रोड के बाद आप पढ़ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद पढ़ना ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ईएमएफ निकालने के बाद पढ़ना नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन के बाद में पढ़ना कमर्शियल सेल। उसमें पहली सेल कौन सी पढ़ोगे? ड्राई सेल। ड्राई सेल के बाद लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज के बाद फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बाद मरकरी। समझ में आ गया? इसके बाद सीधा पढ़ लेना फेराडे का प्रथम नियम, याद कर लेना W = Z × IT, याद कर लेना। फेराडे का द्वितीय नियम W1/W2 = EA1/E2। इसके बाद आपको यूनिट याद करनी है मोलर चालकता की, विशिष्ट चालकता की और एक तुल्यांक चालकता की यूनिट और उसके फॉर्मूले याद कर लेना। उसके बाद कोलराउश का नियम आपको याद करना है कि हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य की वैल्यू है, उसकी सहायता से दुर्बल का निकालना। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट। समझ में आ गया? इसके बाद सीधे चले जाओ, कौन सा वाला चैप्टर है अगला? केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक को फटाफट देख लो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, अब इंपोर्टेंट क्या है ये तो मैं आपको कल या परसों वापस 17 तारीख, आज 15 तारीख है, 17 तारीख को मैं 5 या 6 बजे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। किसके? केमिस्ट्री के। ध्यान समझ में आ रहा है? आप सारे के सारे टॉपिक पढ़ लो जब तक। फिर इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि उन टॉपिक पर ज्यादा आपको ध्यान देना, उसी को इंपोर्टेंट कहते हैं। समझ रहे हो? अब अपन को बात करनी है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में सीधा पढ़ लेना अणु संख्यता। किसको पढ़ोगे? अणु संख्यता। एक पढ़ोगे कोटि। अब ध्यान समझ लो, अणु संख्यता किसे कहते हैं? रिएक्शन में जितने अणु काम आ रहे हैं उसे अणु संख्यता कहते हैं। जितने भी काम आ रहे हैं, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, उसे क्या कहते हैं? अणु संख्यता कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेके जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है पर इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, याद कर लेना। समझ में आ रहा? वैसे तो हम पढ़ते क्या है कि दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, 1A + 2A = C, माना कि ये बड़ा। बोले इसकी अभिक्रिया की कोटि बताओ। मैंने बोला इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, तो बताओ इसकी कोटि कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। अगर मैंने बोला इसकी सांद्रता में भी परिवर्तन हुआ, अब बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 3। समझ रहे हो? अगर मैंने बोला दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 0। समझ रहे हो? सांद्रता में परिवर्तन का मतलब, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, एक बाल्टी में से एक मग्गा पानी निकालते हो, बाल्टी के आयतन में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पर वही अगर समुद्र में से एक बाल्टी निकालो तो क्या समुद्र को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो बाल्टी और समुद्र दोनों में अंतर है। तो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा वही कोटि कहलाएगा, सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कोटि नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, इस सिचुएशन में दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो कोटि कितनी हुई? 3। एक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, कोटि कितनी हुई? 2। दोनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ, कोटि कितनी हुई? 0। पर अब बात करते हैं अणु संख्यता। तीनों टर्म ऑफ कंडीशन पर अणु संख्यता कितनी रहेगी? 3 रहेगी। कितनी रहेगी? 3। उसको कोई लेना देना नहीं है कि परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसको मतलब क्या है कि कितने जने भाग ले रहे हैं। अणु संख्यता मतलब अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। यहां कितने जने भाग लिया? 1 और 2 3। यहां पर भी अणु संख्यता कितनी है? 3। यहां पर भी अणु संख्यता कितनी? 3 और यहां पर भी 3। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अणु संख्यता कभी 0 नहीं होती पर कोटि 0 हो सकती। अब ध्यान से समझना, एक और प्रश्न आता है छद्म कोटि की अभिक्रिया, स्यूडोटाइप। कौन सी? स्यूडोटाइप ऑर्डर ऑफ स्यूडोटाइप रिएक्शन। ध्यान से समझना, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH3COOH प्लस C2H5OH = CH3C2H5COOCH3 प्लस H2। माना कि ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को उल्टी लिखते हैं अपन लिखते क्या है? CH3C+OOC2H5 प्लस H2 = C2H5OH प्लस CH3COOH।
ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जाम में। छद्म कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। ये एग्जाम्पल है, इसे एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, एस्ट्रिफिकेशन। अब यहां पर प्रश्न ये आता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जहां पर अणुसंख्यता अलग होती है और अभिक्रिया की कोटि अलग होती है। यहां अणुसंख्यता कितनी है? 2। कितनी है? एक इसकी और एक अणुसंख्यता कितनी है? 2। अणुसंख्यता तो हो गई 2 और कोटि कितनी है? तो H2O की सांद्रता पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ? एस्टर की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। तो कोटि कितनी हुई? कोटि कितनी हुई? 1। तो एक तो कोटि होती और अणुसंख्यता कितनी होती? 2। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते क्या? छद्म कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एक तो इसको पढ़ लेना, एक शून्य है ना आपके, शून्य कोटि की अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में वेग समीकरण निकालना आना चाहिए। एक आपको अर्धायुकाल निकालना आना चाहिए। कौन सा टॉपिक निकालना आना चाहिए? अर्धायुकाल। एक इस अर्धायुकाल से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेना। एग्जामिनर 2 तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हो गया आपके वेग व्यंजक निकालने का सूत्र, अवकलित फॉर्मूला किसका? जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का, समझ रहे हो? और एक उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसका? अर्धायुकाल का। किसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन? अर्धायुकाल। एक पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वही वेग व्यंजक सूत्र, और एक उसका अर्धायुकाल और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान से बात समझ में आ रही? इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आती है ओरेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ओरेनियस इक्वेशन को अच्छे से माइंड में बिठा लो। कौन सी इक्वेशन को? ओरेनियस। इस ओरेनियस इक्वेशन को पढ़ लेना। इसके बाद सीधा एक और पॉइंट आता है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा पॉइंट है वो? इसके अंदर भी वो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। समझ में आ रहा? एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। किसके साथ में चलेगा वो? किसके साथ में चलेगा वो? ओरेनियस इक्वेशन और टक्कर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? टक्कर का सिद्धांत। ध्यान समझ लो, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। इन 2 चैप्टर में पढ़ना क्या, मैंने अभी आपको 1 लाइन बताया। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार आप उसकी 1 लाइन बना दें। जैसे आपने 4 चैप्टर अभी पहले पढ़ चुके हो, 2 चैप्टर अभी पढ़ोगे, 4 और 2 कितने हो गए? 6 चैप्टर। याद रखना कि इन 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लो, तभी जाके आगे बढ़ना। क्योंकि अगले चैप्टर कौन से हैं? रिएक्शनों के। और रिएक्शनों में क्या पढ़ना है आज के दिन मत सोचना। आज के दिन केवल इन 2 चैप्टर को कंप्लीट करो। कल का अपन को पूरा दिन मिलेगा। कल 16 तारीख है। कौन सी तारीख है? 16। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कल का दिन हमारे पास पूरा पूरा बचा हुआ। कल के दिन अपन पढ़ेंगे रिएक्शन और 17 तारीख को करेंगे इन सबका रिवीजन। मैंने आपको प्लानिंग बताई, उस प्लानिंग से आपको चलना। प्लानिंग में कोई हेर फेर मत करना। अभी भी जैसे आप रात भर जग रहे हो, पढ़ रहे हो, पर एक चीज ध्यान में रखना, कुछ भी पढ़ो पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तभी जाके आगे के चैप्टर पढ़ना। हमारे बीच में होता है कि हम सिलेबस को फोकस करते हैं। हमें लगता है कि अभी चैप्टर बाकी है, कब पढ़ेंगे। अभी आपके पास भरपूर समय है। भरपूर का मतलब पूरे आपके पास 2 दिन पड़े हुए हैं, एक 16 तारीख और एक 17 तारीख। आगे रिएक्शनों का सोचोगे तो अभी डेफिनेटली माइनस में चले जाओ। तो किसका नहीं सोचना है? रिएक्शन का नहीं सोचना। रिएक्शन में क्या पढ़ना है ये मैं भी आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी जो टॉपिक मैंने बताया उसके अलावा आपको नहीं पढ़ने। पढ़ने नोट्स से, ध्यान रखना। किससे पढ़ने? नोट्स से। अभी कोई एक्स्ट्रा बुक मत यूज करना। तुम हॉस्टल वाले भी ध्यान रखना, अभी कोई ऐसी चीज मत यूज करना, कोई एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक आप पढ़ रहे हो उतने टॉपिक सफिशिएंट है। किसको कंपेयर करने के लिए? आने वाले एग्जाम। समझ में आया? तो अच्छे तरीके से पढ़ना। और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा 17 तारीख को। कब दूंगा? 17, यानी 11-12 बजे तक दे दूंगा। पूरा टाइम मिलेगा आपको, दोपहर का टाइम, और 17 तारीख की नाइट। 18 तारीख को एग्जाम देना है। देखो अभी आप एग्जाम में जल्दी सो रहे थे, समझ में आ रहा था, और एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री के पेपर में आप जल्दी सोते हो तो वापस जल्दी उठोगे, उठने के बाद पढ़ाई नहीं होती, ये भी नियम है। तो यूं करना कि जल्दी सोने का प्रोसीजर कर देना बंद केमिस्ट्री के पेपर में। जैसे अभी 2-2, 3-3 बजे तक जग रहे हो, फिर जब एग्जाम होता है तब बोलते हैं 11 बजे सो जाओ, तुम सो भी जाते हो 11 बजे, फिर सुबह उठते हो, वो के वही नाटक होते हैं, है ना। सुबह उठ के कभी पढ़ाई हुई है तुमसे? इतने एग्जाम तुमने दिए, 3 एग्जाम दे दिए, हुई कि नहीं हुई?
नहीं होती, नहीं होती। तुमसे क्या, हमसे नहीं होती थी, तुमसे क्या होगी। अपन को ये करना है 1-1:30 बजे तक का टारगेट लेना है। ओके, 1:30-2 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद सफिशिएंट 4 घंटे की अच्छी नींद निकाल ली, 6 बजे रिवीजन करना है। रिवीजन होता है 1 लाइन, 1 लाइन मतलब ओरल रिवीजन, नोट्स नहीं पढ़ने हैं तब, केवल अपने मन से उनको रिवाइज करना है, क्या क्या टॉपिक हमें याद है, और जहां अटक रहे हैं वहां पर जाके नोट्स पढ़ना। नियम तो यही। ओके, किताबें खोल खोल के नहीं बैठना सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम होता है रिवीजन, रिकॉल, कि कितना हमें याद है। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं वहां एग्जाम के गेट तक पढ़ाई करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, माइनस में, क्योंकि दिमाग पर जितना प्रेशर डालते हैं उतना रिलीज हो जाता है। माइंड में जो भरा हुआ होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, और रात मतलब रात भर जगे, फिर दिन में वहां पर गेट के बाहर खड़े खड़े और पढ़ रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। पढ़ना कब है, 1:30 से 2 बजे तक की पढ़ाई करो रात को, कब, एग्जाम से 1 दिन पहले, ठीक है। और वापस सुबह कितने बजे उठो, 6-6:30 बजे, जो भी आपका शेड्यूल है उठो। उठने के बाद नहा धो के केवल रिवीजन करना, बिना नोट्स को हाथ अड़ाए। नोट्स का यूज मत करना उस दिन, वरना आपको यूँ लगेगा ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये मन में सोच के जाओ कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, यही टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, और जो हमने पढ़ा हुआ है वो इस एग्जाम में आएगा। इस कॉन्फिडेंस से कहां पर जाना पड़ेगा, एग्जाम। दूसरी बात, एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है, आप उससे संबंधित आंसर लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी तैयारी जो है वो उस एग्जामिनर को बतानी जरूरी। बहुत सी बार होता क्या है कि 51 प्रश्न है, हो सकता है 2-3 प्रश्न बड़े बड़े हमें नहीं आए, हो सकता है बड़े बड़े प्रश्न ही हमें नहीं आए, पर एक चीज ध्यान रखना, उस चैप्टर का बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है। छोड़ने से बेहतर क्या है, कुछ न कुछ लिखना। छोड़ोगे ना तो नंबर कहां से मिलेंगे। अगर उस एग्जामिनर ने ये सोचा कोई बात नहीं 2-3 नंबर कम पड़ रहे हैं मैं दे देता हूं, तो कहां देगा। तुमने प्रश्न ही 12 किए हुए हैं, कितने प्रश्न किए, 12, 51 में से उसका दिमाग खराब, नंबर दे तो दे कहां पर। तो आपको उसके संबंधित आंसर लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो, जैसे आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक पूरा आता है ना, या शून्य अभिक्रिया की कोटि का आता है, और एग्जामिनर प्रथम की पूछ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं आ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि छोड़ने से बेहतर क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का लिखो। उसे ये तो बताओ हमें ये नहीं आ रहा है पर ये तो हमें आता है, और एक लिखो तो कौन सा लिखो, सही वाला लिखो। बहुत सी बार होता है क्या है कि हमें आ भी नहीं रहा है और हम उसकी जगह कोई आंसर लिखते हैं, वो भी आधा अधूरा लिखते हैं, तो वो एग्जामिनर बोलता है क्या माइंड में कि ये तो वाकई में पुअर स्टूडेंट है, कोई मतलब वाली बात। समझ रहे हो मेरी बात को। पढ़ना कैसे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछिएगा, ओके। तुम तो हॉस्टल के हो, तुम्हारे साथ तो 24 घंटे है ना, पर फिर भी जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप आ सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम होती है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, घर पे रहो, पढ़ाई करो, है ना। हमारे तो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, पर मेरा ये फर्ज था कि आपको भी ये टॉपिक्स मैं बताऊं। अभी और है रिएक्शनों का, रिएक्शनों की टेंशन मत लो आप। रिएक्शन है लगभग 32 से 34 रिएक्शन ही है जो काम की है, ठीक है। तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं जितना आप सोच रहे हो। 4 चैप्टर में से कितनी रिएक्शन है, 32-33 रिएक्शन काम की है, बाकी रिएक्शन सपोर्टिंग रोल अदा करती है। आप कोई पिक्चर देखने जाते हो तो एक्टर को देख के जाते हो कि सपोर्टिंग एक्टर को देख के जाते हो। सपोर्टिंग एक्टर तो 50 होते हैं, उन पर ध्यान कौन देता है। वैसे रिएक्शन भी 50 है, पर मेन रिएक्शन कितनी है, 32 या 34 रिएक्शन है। इसकी मैं मार्किंग करवा दूंगा। 5 साल के पेपर में जो रिएक्शन रिपीट हो रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो रिएक्शन फिक्स हैं जो हर साल रिपीट होती है ना। पर होता क्या है कि एक बार तो अपन क्या हुआ, कोट पैंट पहन के आ गए, एक बार अपन अलग ड्रेस पहन के आ गए, कभी फॉर्मल ड्रेस पहन के आ गए, पर जब पता चला कि आदमी एक ही जो अलग अलग ड्रेस पहन के आ रहा है, वैसे रिएक्शन एक ही है पर अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है। क्लियर है। तो नेम रिएक्शनों पे फोकस करना है अपन को, और किसी पे फोकस नहीं करना है। क्लियर है, ओके, धन्यवाद। नेम रिएक्शनों पे फोकस करना है।